विज्ञान हर जगह है और इन दिनों देश का विज्ञान नागपुर शहर में है। नागपुर विश्वविद्यालय के कैंपस परिसर में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन शुरू है। इस इंडियन साइंस कांग्रेस में भाग लेने के लिए देश भर के वैज्ञानिक, छात्र और संशोधन करने वाले लोग नागपुर में इन दिनों मौजूद हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस तरीके से संशोधन हुए हैं और उसका क्या असर ज़मीनी स्तर पर हुआ है, यही इंडियन साइंस कांग्रेस के माध्यम से हमें देखने को मिल सकता है, नागपुर वासियों को मिल रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में हम इंडियन साइंस कांग्रेस की खास झलकियां आप तक पहुंचाएंगे। हमारे इस पहले एपिसोड में हम आपको डिफेंस सेक्टर में हुए संशोधनों और उसके परिणामों की जानकारी देंगे। नागपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन है और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये एग्जीबिशन का सेगमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि DRDO, होस्टेड महाराष्ट्र साइंस, PSUs एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अलग अलग जो विभाग हैं उनके एग्जीबिशंस यहाँ लगाए गए हैं, उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं। हम इनमें जाएंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरीके की ये एग्जीबिशन है। तो आइए चलते हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस में इस वक्त मैं DRDO का जो स्टॉल है उसके बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी सी मशीन दिखाई दे रही है जो DRDO ने ही विकसित की है। ये जो मशीन है इसे रोबोट कह सकते हैं और इसके माध्यम से जो बम होते हैं, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट या मिसाइलों से जो गिरती हैं और जो बम डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, उनको फिर ये डिफ्यूज़ करने का काम इस मशीन के ज़रिए होता है। मेरे साथ DRDO के टेक्निकल ऑफिसर दिलीप त्रिभुवन सर हैं। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मशीन की क्या खूबियाँ हैं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि ये जो मशीन है या रोबोट है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये क्या काम करता है? धन्यवाद। ये अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट है और इसको हम दक्ष डिफ्यूज़र भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम जो फाइटर जेट से जो बम गिराए जाते हैं, उन बमों में से मान लीजिए 100 में से एक आध बम वगैरह ब्लास्ट नहीं होता है, उस समय हम उसको एज इट इज़ गिरा हुआ रख नहीं सकते क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ सकती है हमारे व्हीकल, जो मिलिट्री व्हीकल वगैरह जो है या फाइटर जेट वगैरह जो है उनको पास होने में। तो ऐसे समय में ये मशीन को हम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस से डिप्लॉय करते हैं, ऑपरेट करते हैं रिमोट से और वहाँ जाकर ये दक्ष डिफ्यूज़र जो है उस बम को उठाता है और किसी सेफ जगह पर ले जाकर उसको डिफ्यूज़ करता है। डिफ्यूज़ करने के लिए हमारे पास वाटर जेट कटिंग मशीन है, जिस वाटर कटिंग मशीन के आधार पे हम या तो बॉम्ब का फ्यूज़ कट करते हैं या फिर कोई ऐसा पोर्शन जहाँ पर आसानी हो बॉम्ब कट करने के लिए। तो एक बार अगर हमने बॉम्ब को कट कर दिया तो उसका ब्लास्ट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये सर, इसका ऑपरेशन जो होता है वो मैन्युअली होता है या मशीन से होता है? हम देख सकते हैं कि वहाँ एक सीट भी है, ड्राइविंग सीट है, उसमें बैठ के भी इसको ऑपरेशन किया जा सकता है और रोबोटिक्स के तरीके से भी इसका ऑपरेशन हो सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन है। इसे मैन्युअली भी हम चला सकते हैं और रिमोट से चलाना ही हमारा मकसद होता है ताकि हम किसी आदमी को इस रोबोट के साथ नहीं भेजते हैं। तो इसके लिए एक मास्टर कंट्रोल स्टेशन होता है। मास्टर कंट्रोल स्टेशन में इसकी इमेज आती है, वीडियोस आते हैं, तो उन वीडियोस को देखकर हम पूरा ऑपरेशन करते हैं बॉम्ब कट करने का। तो मैन्युअली इसको ऑपरेट अगर करना है तो जब गाड़ी इसके कैरियर व्हीकल में रखनी है या कोई छोटा सा मूवमेंट कराना है, उस वक्त हम मैन्युअली इसको ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह से इसमें दोनों भी ऑप्शन है, मैनुअल ऑपरेशन भी है और रिमोट ऑपरेशन भी है। अच्छा, इसे तैयार DRDO ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है, तो इसको हम मेड इन इंडिया कह सकते हैं पूरी तरीके से? 100% तो नहीं, इसका 80 to 85% DRDO ने ही प्रोड्यूस किया हुआ है और 15% वगैरह जो है तो हमें जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल पार्ट्स वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ा है।
अच्छा, इसका इस्तेमाल सिर्फ बॉम्ब्स के लिए होता है या मिसाइल्स भी मान लीजिए कहीं दागी जाती हैं, मिसाइल्स भी कभी-कभी ब्लास्ट नहीं होती हैं, तो उसको भी खोजने में और उसको भी डिस्ट्रॉय करने में ये मशीन मदद कर सकती है? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चाहिए कि मिसाइल का वेट 1000 केजी से कम हो। जी। तो धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया एक रोबोट है जिसके माध्यम से मिसाइल और जो बम है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो बम ऐसे होते हैं या मिसाइल जो होते हैं कि वो ज़मीन पर गिरने के बाद में भी जो ब्लास्ट नहीं होते हैं उनको फिर मैनुअली तरीके से ये रोबोट है डीआरडीओ का उसके माध्यम से डिस्ट्रॉय किया जाता है। डीआरडीओ सिर्फ बम, गोला बारूद और मिसाइल नहीं बनाते बल्कि बहुत सारी खाने की सामग्री भी बनाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश के जो सैनिक हैं, देश की कई ऐसी सीमाएं हैं जहां पर विपरीत परिस्थितियों में देश की सेवा में जुटे हुए हमारे सैनिक रहते हैं, वहां 24 घंटे मुस्तैद और तैनात रहते हैं। तो ऐसे जो सैनिक हैं उन्हें पूरक पोषक आहार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टिकोण से डीआरडीओ का ये जो डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी है, एक विंग है, वो काम करता है और संशोधन करता है। आप देख सकते हैं कि इनके टेबल में सम्मिश्रित भोजन, राजमा चावल, मुर्गी कट्टी रोल, मूंग दाल का हलवा और इंस्टेंट अरहर दाल मिश्रण और एनर्जी बार, इस तरीके की चीज़ें जो खाने की सामग्रियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर जगन्नाथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो विंग है वो किस तरीके का रिसर्च करता है। सर, सबसे पहले तो आप जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके की रिसर्च आपकी लेबोरेटरी में होती है। हम ये सर बता रहे थे कि डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी डीआरडीओ के अविभाज्य अंग है, जो फूड रिसर्च के लिए हम काम करते हैं। जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन लोगों की ज़रूरतें क्या है, जिस जगह पे वो कार्यनिरत है उस जगह पे उनकी क्या ज़रूरत है, वो हम फीडबैक लेके उनका ज़रूरतें पूरी करते हैं, जो ज़्यादातर आहार के विचार में होता है। तो उनके लिए ज़्यादातर हम ये रेडी टू ईट फॉर्मेट में खाना बनाते हैं, जो कि उन लोगों के लिए वहाँ खाना बनाने की सुविधा नहीं होते है। इस वजह के लिए हम जब पैकेट खोलते ही खाने लायक खाना बनाते हैं। तो ये सारे रेडी टू ईट या मील्स रेडी टू ईट हम बोलते हैं, एमआरई राशंस बोलते हैं। जो जिस जगह पे वो कार्यनिरत है उसके लिए अलग कैलोरी इंटेक और अलग से उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर में उन लोगों के लिए क्या खाना ले, पूरे एक डब्बे में पूरे एक दिन का उन लोगों का खाना निकल जाता है। तो इसके अलावा हमने ये सबमरीन और या शिप राशंस है या ये जंगल वारफेयर के लिए अलग से मेनू बना के रखा है, जो हर चीज़ है ना जिस जगह पे वो काम करते हैं उस जगह पे ले जाते हैं, पूरे एक दिन का वो खाना निकल जाता है। इसके अलावा हम उन लोगों की गर्म खाने की ज़रूरत है, तो गर्म करने के लिए भी हमने एक इसके अंदर ही ये स्टोव रहती है, जो जिसके ये सॉलिड फ्यूल है, हेक्सामिन टैबलेट इसके अंदर रख के इसको आग लगा के एक बर्तन रख के उसको खाना गर्म करके भी खा सकते हैं। अगर ये भी उन लोगों के लिए तकलीफ़ होती है तो एक तुरंत सेल्फ हीटिंग सिस्टम है, जो भी हम रिटॉर्ट या मील्स रेडी टू ईट खाना बनाते हैं उसका पैकेट इसके अंदर डाल के इसको है ना एक द्रव रूप है, इसमें पियर्स करके केमिकल के साथ रिएक्ट होके एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरेट करके थोड़ा गर्मापन हो जाता है, जो 40 डिग्री तक इसका टेम्परेचर राइज़ करता है और गर्म कर देता है खाना को। तो ये भी है। इसके अलावा हम एक इसरो के लिए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट गगनयान के न भी काम कर रहे हैं, जिसमें इसरो की जो एस्ट्रोनॉट्स है हमारे देश में, तो 3-4 एस्ट्रोनॉट्स को एक लो अर्थ ऑर्बिट में 4-5 दिन के लिए हम भेज रहे हैं गगनयान के बाद। तो उसमें हम एक स्पेस फूड के लिए हम ये स्पेस फूड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम बना रहे हैं और हमारा एस्ट्रोनॉट्स ये फूड्स खाएंगे स्पेस में। इसमें क्या डिफरेंस है कि जो आम खाना आप खाते हैं वही खाना हम पैक करते हैं, मगर इसमें 2-3 चीज़ों को हम ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि उसका पैकेजिंग अलग से होता है और जो वहाँ खाना ग्रेविटी नहीं होती है उसके लिए वो जो फूड पार्टिकल्स जो नीचे गिर के और है ना उड़ जाता है, ऐसे नीचे ग्रेविटी नहीं होता है, इसके वजह से वो उड़ के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उस सिस्टम का वो खराब कर सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्पेस फूड हमने बनाया है, तो ये भी इसमें हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ह्यूमन बॉडी को जितनी कैलोरीज, मिनरल्स, विटामिन्स और बाकी सारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं, जो पोषक आहार से मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस आपके फूड से जो सैनिक हैं उन्हें मिल जाती है?
हाँ सर, मिल जाता है, बहुत सारे चीज़ें जो मिल जाती है, मगर प्रोसेसिंग की है ना एक वो कमियां है कि कुछ तो है ना घटती भी है जो न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए हम वो सब्सटेंशिएट एक्स्ट्रा ऐड करके भी वो उसको डालते हैं जितनी ज़रूरत है, तो उसका हम ध्यान हर टाइम रखते ही है कि जितने चाहिए उनको। अच्छा, ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आजकल क्या होता है कि ओपन मार्केट में बहुत सारे रेडी टू ईट वाले प्रोडक्ट्स आते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, तो ये DFRL की लेबोरेटरी के जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये ओपन मार्केट में भी अवेलेबल हैं? यस सर, ये हम है ना टेक्नोलॉजी बना के कोई भी एंटरप्रेनर और इंडस्ट्री को भेजते हैं, ये ताकि ये सारे ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजीज हम बोलते हैं, इनका है ना आम लोगों के लिए भी फ़ायदा होता है और आर्मी के लिए भी होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आप मार्केट में आजकल देख रहे हो जैसे कि रेडी टू ईट है, तो वो सारे हमारे ही टेक्नोलॉजी से कुछ कंपनीज ने खरीदा हुआ है, खरीद के आजकल भेज रहे हैं सो सारे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये DFRL के डॉक्टर जगन्नाथ से जो हमें बता रहे थे कि सैनिकों को किस तरीके से जो सीमा में सैनिक हमारे देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं, उन्हें भोजन पहुंचाने के लिए किस तरीके से व्यवस्था इस लैब के माध्यम से की गई है। हम दूसरे काउंटर पर आएंगे। यहाँ पर ये जो है ये अलग अलग तरह के स्प्रे और क्रीम्स आप देख रहे हैं, ये पर्सनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम सर से बात करेंगे। डॉक्टर सोमेन आचार्य हमारे साथ हैं। सर ये बताएं कि जो आपका काउंटर है, आपके काउंटर में ये दिखाई दे रहा है कि अलग अलग तरह के स्प्रे और क्रीम्स दिख रहे हैं, ये क्या हैं और इसका यूज़ क्या है? यहाँ पे सर हम लोग जो है DRL डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी तेजपुर से है। मेनली जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो आर्मी मुस्तैद है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट है कैप्सी स्प्रे। ये जो है नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल टाइप ऑफ चिली है जो नागा चिली, जिसको बोलते हैं भूत जोलोकिया। भूत जोलोकिया में एक कंपाउंड है ओलेओरिजिन, उसको एक्सट्रैक्ट करके ये जो प्रोडक्ट हम लोग बनाया गया है। मेनली ये जो प्रोडक्ट है ये कैप्सी स्प्रे मेनली ये रायोट और नहीं तो मॉब डिस्पर्सल के लिए यूज़ होता है। जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें यूज़ होता है। इट्स ए काइंड ऑफ टीयर गैस, जो टीयर आंसू गैस के रिप्लेसमेंट पे वी कैन यूज़। मेनली जो आर्मी एंड पैरामिलिटरीज ऑल्सो जो पुलिस CRPF वो लोग अभी बहुत यूज़ करते हैं। इवन जो टेररिस्ट को भी कैप्चर करने के लिए JN के रीजन में भी ये जो कैप्सी स्प्रे यूज़ होता है। इसके अलावा भी हम लोग का और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लाइक मस्कीटो रिपेलेंट्स है। देन क्योंकि ये जो जंगल ऑपरेशन के दौरान जो इंसेक्ट को दूर करने के लिए एंड मच्छर को दूर करने के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं। ये छोड़ के भी जो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आयरन रिमूवल यूनिट है। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो ड्रिंकिंग वाटर में आयरन का बहुत प्रॉब्लम्स है, तो उसमें क्या है कि आर्मी का जो हेल्थ के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट होता है, तो उसमें कैसे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में आयरन रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जो ये स्पेशल आयरन रिमूवल किट बनाया है। तो इस तरह का और भी प्रोडक्ट्स है, लाइक जो हाई ऑल्टीट्यूड बायो टॉयलेट्स है, जहाँ पे जो ह्यूमन वेस्ट को हम लोग कैसे तरह इको फ्रेंडली वे पे डिग्रेड कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह का डिफरेंट प्रोडक्ट्स है हम लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कैटर करें। ये एक है जंगल हैमॉक, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ड्यूरिंग जंगल ऑपरेशन, जो नाइट स्लीपिंग के लिए है। जहाँ पे क्या है कि जो सोल्जर्स है ड्यूरिंग नाइट, जो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे एक नेट भी है एंड इट्स बहुत लाइट वेट है, स्पेशली जो फैब्रिक्स है उससे बनाया गया है। इसमें क्या है इंसेक्ट्स एंड जो मॉस्किटोज है उसको उससे वो सेफ रहता है जवान्स। तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि ड्यूरिंग जंगल ऑपरेशन जो आर्मी को बेहतर से बेहतर कैसे सुविधा दिया जाए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर आचार्य जो हमें बता रहे थे कि DRDO कई सेगमेंट में काम करता है। सामान्यतः ये होता है कि DRDO का जो काम होता है, डिफेंस के जो काम होते हैं वो सामान्य लोगों तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन अंदर के तरीके से बहुत सारे काम वो करते रहता है, एक संस्था करते रहती है। तो इसी तरीके से DRDO भी बीते कुछ सालों में जो सेना की रिसर्च है वो भी सामने आई है, और इस तरीके से जो सेवा में मुस्तैद जो सैनिक हैं उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए इस तरीके की रिसर्च DRDO की अलग अलग लैब्स में हो रही है।